स्टूडेंट, मैं सरता सर, स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट, हम कक्षा 9वीं सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यानी कक्षा 9वीं विषय गणित का SEAS का प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करा रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में स्टूडेंट इसके 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिए हैं। आज की इस वीडियो में यानी ये प्रैक्टिस पेपर SEAS का जो प्रैक्टिस पेपर है इसका सेकेंड पार्ट है। पहले पार्ट में हमने 20 क्वेश्चन इसके सॉल्व करा दिए हैं, 1 से लेके 20 तक के क्वेश्चन, यानी हमने ये 20 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ तक हमने सॉल्व करा दिए हैं। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 40 यानी जितने क्वेश्चन इसमें 20 क्वेश्चन बचे हैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो स्टूडेंट, यदि आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 20 तक का सॉल्यूशन अच्छे से देख लीजिए और उसका सॉल्यूशन देखकर उसको हल कर लीजिए। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 21 से सॉल्व कराने जा रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम ज़्यादा देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। तो आइए स्टूडेंट, इसमें जैसे लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 21 ये है कि 3 संख्याओं का माध्य 40 है, 3 संख्याएं अलग अलग प्राकृतिक संख्याएं हैं यदि न्यूनतम संख्या 19 है। स्टूडेंट, इसमें यह कहा गया है कि 3 संख्या का माध्य क्या आएगा? 40। इसका मतलब है कि 3 संख्या का माध्य 40 है, तो इसका अर्थ ये होता है स्टूडेंट कि वो तीनों संख्या का योग जो होगा, 3 संख्या का है ना, कितनी संख्या का? 3 संख्या का योग जो है वो 120 होगा। जो जितनी संख्या है और यदि उसका माध्य आ रहा है उसमें उतना का गुणा कर दीजिए, है ना। तो 40 में हम 3 का गुणा करेंगे तो 120 आएगा, यानी वो 3 संख्या जो भी होगी उसका योग कितना आना चाहिए स्टूडेंट? 120, तभी माध्य 40 आएगा। अब उन्होंने बताया है कि न्यूनतम संख्या कितनी है? 19, यानी पहले एक संख्या तो उन्होंने दिया जो कि न्यूनतम है, यानी सबसे छोटी, वो 3 संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या है? 19 है। तो हमको उच्चतम संभावित संख्या बताना है, यानी सबसे बड़ी संख्या बताना है वो 3 संख्या में क्या होगी। तो पहला ऑप्शन दिया है स्टूडेंट 81। तो यदि हम वो संख्या 81 मान लें तो 81 और 19 कितना हो जाएगा? 100, और अगली संख्या फिर हमको 20 लेना पड़ेगा, तभी तो योग 120 होगा, और वो 19 से बड़ी है। तो इसका है ना, 19 से बड़ी है, तो इसका मतलब है कि उच्चतम संख्या यहाँ पर 81 सबसे बड़ी संख्या दिख रही है और एक संख्या दिख रही है 100। यदि हम 100 लेते हैं तो 100 और 19 119 होगा, और अगली संख्या हमको 1 लेना पड़ेगा, जबकि उन्होंने प्रश्न में बोला कि हमको 19 से छोटी संख्या नहीं लेना है, तीसरी, है ना। तो इसका मतलब है कि हमारा सही आंसर क्या होने वाला है? 81, क्योंकि हमारे पास एक संख्या क्या आ रही है? 19 जो सबसे न्यूनतम है, एक संख्या आ गई 81 और एक संख्या आ गई 20, है ना। तो 19 से छोटी संख्या हमको नहीं लेना था, इसलिए हमने इस तरीके से चयन किए। तो सबसे बड़ी यानी उच्चतम संभावित संख्या क्या मिली हमको? 81, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 81। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22। एक छात्र के द्वारा त्रैमासिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षा के प्राप्त किए गए अंकों को सारणी में दिया गया है। ठीक है, तो ये प्राप्त किए गए त्रैमासिक और अर्धवार्षिक के अंक दिए गए हैं। तो स्टूडेंट, प्रश्न क्या कहता है कि त्रैमासिक परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों की माध्यिका क्या होगी, यानी हमको माध्यिका त्रैमासिक परीक्षा की निकालनी है। तो स्टूडेंट, जब भी हम माध्यिका निकालते हैं तो उन अंकों को हमको बढ़ते हुए क्रम में जमा लेना या घटते हुए क्रम में जमा लेना। तो हम इसको बढ़ते हुए क्रम में जमा लेते हैं त्रैमासिक परीक्षा के अंकों को। तो सबसे पहले 67 आ जाएगा, यानी 67 आ जाएगा, इसके बाद 72 आ जाएगा, फिर 73 आ जाएगा, फिर उसके बाद 81 आ जाएगा और 88। इसको हमने बढ़ते हुए क्रम में जमा लिए या घटते हुए, कोई भी क्रम में जमाएंगे। और माध्यिका जो होती है वो बीज वाला पद होती है, तो सबसे बीज वाला पद क्या है यहाँ पर? 73। इसका मतलब है कि त्रैमासिक परीक्षा के जो अंक है उसकी माध्यिका जो है वो 73 होगी। तो 73 है ऑप्शन नंबर सी, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास कि नीचे दिया गया बार ग्राफ किसी विशेष विषय में एक कक्षा में छात्रों के अंकों को दर्शाता है। तो स्टूडेंट, यहाँ ग्राफ दिया गया है कि ये छात्र संख्या को बता रहा है कि कितने छात्र संख्या कितने तक के अंक को ला रहे हैं। तो जैसे कि 0 से 39 कितने छात्रों ने लाया है? 4। 40 से 49 नंबर कितने विद्यार्थियों ने लाया है? 2। इस तरीके से ये ग्राफ दिया गया है। चलिए हमको निकालना क्या है, हम वो प्रश्न में देख लेते हैं। प्रश्न ये कहता है कि यदि 80 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को मेरिट प्रदान की जाती है, यानी 80 से अंक जो जितने विद्यार्थी ला रहे हैं उनको मेरिट प्रदान की जाती है, तो मेरिट धारक छात्रों की संख्या यानी 80 से ऊपर नंबर वाले छात्रों की संख्या हमको चाहिए। तो स्टूडेंट, 80 से ऊपर नंबर वाली छात्रों की संख्या ये 2 बार में आ रही है ना, ये 2 ग्राफ में हमको बार ग्राफ में मिल रही है। तो इसमें कितनी संख्या है? 6, है ना, इसमें 6 है और इसमें कितने हैं? 4। तो इसका मतलब है कि 80 से ऊपर नंबर लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 10। तो जिनको हम मेरिट धारक कहेंगे, यानी इसका सही आंसर है डी। 10 छात्र हमको ऐसे मिले जो 80 से ज़्यादा नंबर अर्थात मेरिट धारक हैं।
तो वो छात्र संख्या कितनी है 10, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 10 छात्र। ठीक है, चलिए अब स्टूडेंट अगला क्वेश्चन हमको दिया है क्वेश्चन नंबर 24। बार ग्राफ 4 विशिष्ट प्रदेशों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत दर्शा रहा है। आंकड़े 11 वर्ष के अंतराल में दर्ज किए गए हैं। अब गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत पश्चिम बंगाल में बताया गया है कि भाई पश्चिम बंगाल में प्रतिशत की जो गिरावट आई है 11 वर्ष के पश्चात वो कितनी आई है, 1993 से 94 में ये थी और उसके बाद गिरावट यहाँ पर आ गई 25, यानी 35 से 25 आ गई, यानी इस पर कितने प्रतिशत की गिरावट आई 10। ठीक है, और इसमें यदि हम बोलें तो इसमें गिरावट क्या आ रही है 10 से कम है, क्योंकि ये 5 और 2 7 हो रही है, ये भी लगभग 5 और 6 है, ये भी लगभग कितनी है 2 और 3 2 और 4 5 6 7 लगभग है। तो सबसे ज़्यादा किस प्रदेश में गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक घटा है? तो सबसे ज़्यादा जो घटा ग्राफ जो अंतर दिख रहा है, गैप जो दिख रहा है, वो सबसे ज़्यादा किस में दिख रहा है, पश्चिम बंगाल में दिख रहा है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 25। अब क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि 3 अंकों की संख्या को दोहराकर 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है। जैसे कि यहाँ पर अंक बताए गए हैं 256 256 668 668, कोई भी 3 संख्या को यदि हम लेते हैं तो इस तरीके से हमको 6 अंकों की संख्या बनाना दोहराकर। इस प्रकार कोई भी संख्या विभाज्य है। तो ये जो संख्याएं होती है स्टूडेंट, तो आप विभाज्य करके देख लीजिए। इसने कहा है सिर्फ 7 से, तो हम 7 से विभाजित करेंगे तो 7 से भी विभाजित हो जाएगी, 11 से भी विभाजित हो जाएगी, 13 से भी विभाजित हो जाएगी, 1001 से भी विभाजित हो जाएगी। तो अब इसका सही आंसर क्या है, ये बड़ी टेंशन वाला मामला हो गया। क्या सर चारों सही आ रहा है? नहीं है चारों सही। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट इसमें लिखा है कि सिर्फ 7 से, इनका अर्थ कहने का है कि सिर्फ 7 से ही विभाजित होगी, बाकी संख्या से नहीं हो सकती। लेकिन ये बाकी संख्या से तो हो रही है ना, तो इसलिए ये आंसर भी क्या हो गया, गलत। अब ये भी गलत हो गया क्योंकि 11 से तो हो रही है, लेकिन 7 से भी हो रही है, 13 से भी हो रही है, तो ये भी गलत हो गया। सिर्फ लगने के कारण ये तीनों आंसर गलत हो गए, तीनों ऑप्शन गलत हो गए। लेकिन डी में सिर्फ नहीं लगा है, 1001 से बस लिखा है, मतलब 1001 से तो विभाजित हो जाएगी, और से हो रही है उनको उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो ऑप्शन में नहीं है। तो इसका मतलब है कि इसका सिर्फ आंसर सही जो है वो डी होगा। ठीक है, ये सिर्फ लगने के कारण, क्योंकि वो 13 से भी विभाज्य है, 11 से भी विभाज्य है, 7 से भी विभाज्य है, परंतु इस ऑप्शन में सिर्फ लगा है, इसलिए ये जो ऑप्शन तीनों है वो गलत हो गए हैं। ये समझाने का हमारा उद्देश्य ये है कि आपके मन में कोई डाउट ना रहे कि यार इससे भी तो विभाजित हो रही है, फिर सर इसका आंसर ये डी ही क्यों बता रहे हैं। तो इसलिए हमने ये बता दिए कि सिर्फ लगने के कारण ये तीनों आंसर गलत हो गए। चलिए अगला है 9 अंकों की एक संख्या में प्रत्येक अंक 1 है। इस संख्या में इसी संख्या का गुना किया जाए तो परिणामी संख्या के अंकों का योग क्या होगा? तो इसका सही आंसर है 81। अब यार थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपके दिमाग में हम छोड़ रहे हैं ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27। नीचे दी गई सूचियों में से किसमें संख्याओं को सबसे बड़े से सबसे छोटे की ओर क्रमबद्ध किया गया है, यानी बड़े से छोटे संख्याओं की तरफ उसको जमाया गया है। तो स्टूडेंट क्योंकि यहाँ पर 0.355 है और ये 0 क्या है 4000 लगा सकते हैं, तो ये 0.400 हो गया। तो ये तो बड़े से छोटे की तरफ नहीं जा रहा है ना, छोटे से बड़े से छोटे की तरफ जाना है, तो ये तो छोटी संख्या हो गई और ये बड़ी संख्या हो गई, मतलब ये गलत हो गया। अब ये देखो 0.40 हो गया, 0.400 हो गया, 430 हो गया, 444 हो गया, 355, लेकिन ये तो चल रहा था, लेकिन ये नीचे आ गया, मतलब ये भी गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। 0.444, ये 430 होगा, ये 400 होगा और ये 355। देखो ये बड़े से छोटे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 28 है कि संख्याओं 20 से 25 के मध्य स्थित परिमेय संख्या की इनके बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। और स्टूडेंट कोई भी दो संख्या यदि हमको दी गई है तो उसके मध्य अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। तो 5 6 2 वाली बात ही नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, अनंत, क्योंकि किसी भी दो संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद है कि यदि संख्या 9 8 क्वेश्चन मार्क 9 से विभाज्य है तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, यानी इस जगह पर कौन सा अंक आएगा इन चारों ऑप्शन में से कि वो 9 से विभाज्य हो जाए। तो स्टूडेंट अपन 9 6 से विभाज्य करके देखते हैं, तो 6 एक कम क्या हो गया 6, है ना। यदि हम 9 8 इसकी जगह में हम 6 रख दें तो अब ये 9 से विभाज्य हो रहा है क्या देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 9 एक कम 9, है ना। अब ये आ गया, उतार लिया, 8 नहीं जा रहा है तो 6 भी उतार लेंगे, 9 81 और बचा यहाँ पर 5 53। 9 के पहाड़े में 53 नहीं आता, इसका मतलब है कि हम 6 नहीं रख सकते। 7 रख के देख लेते हैं कि 9 8 7
3। अब हम भाग दे के देख लेते हैं 9 से, 9 एक कम 9 है ना, और 8 उतारे और ये हो जाएगा 7, तो 9 81 है ना, और ये हो जाएगा 6 और 9 सत्ते 63, ये चला गया पूरा पूरा है ना। इसका मतलब है कि उस जगह पे हम क्या रखेंगे 7, तब वो 9 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि x भागित 5 से शेषफल 4 प्राप्त होता है और x भागित 2 से शेषफल 1 प्राप्त होता है, तो x के इकाई पर क्या अंक आएगा, यानी x की जगह पे ऐसा कौन सा अंक लाएं कि 5 से विभाजित करें तो शेषफल 4 आ जाए और 2 से विभाजित करें तो शेषफल 1 आए। चलिए 1 रखते हैं, 1 तो होगा नहीं क्योंकि विभाजित करने पर बड़ी संख्या ही लेना पड़ेगा 5 से, तो 1 तो हो नहीं सकता, 5 भी नहीं हो सकता, तो 7 या 9 हो सकती है। तो हम 7 रख के देख लेते हैं। 7 यदि हम यहाँ रखते हैं और 5 से भाग देते हैं तो 5 एक कम 5, शेषफल बचा 2, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। अब 9 रख के चेक कर लेते हैं। 9 रखे तो 5 से भाग देंगे तो 5 एक कम 5, शेषफल कितना बच गया 4, मतलब ये सही बात बोल दिया उन्होंने। यहाँ भी 9 रखना पड़ेगा, ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो 2 का पहाड़ा पड़िए, 2 चौ 8 बचा 1, 9 लाने के लिए शेषफल 1 बच गया, ये 1 बच गया, ये भी बोल रहा है, ये भी सही है। इसका मतलब है कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास। एक वर्गाकार बोर्ड का क्षेत्रफल 7056 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बोर्ड की प्रत्येक भुजा की लंबाई होगी। तो भुजा क्षेत्रफल जो होता है, क्योंकि वर्गाकार है तो वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और भुजा स्क्वायर क्या दिया है 7056, तो स्क्वायर का हमको भुजा की लंबाई चाहिए, तो भुजा की लंबाई 7056 और स्क्वायर है तो इसको करनी में स्क्वायर का पक्षांतर करेंगे, करनी लग जाएंगी। करनी का मतलब है कि ये संख्या किसका वर्ग है। तो स्टूडेंट ये जो संख्या होती है ये 84 का वर्ग होती है। किसका वर्ग होती है 84 का। आप करके देख लीजिए, तो वर्ग से करनी कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 84 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 84 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हमारे पास 32वें नंबर का क्वेश्चन है स्टूडेंट कि इसका मान क्या होगा। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं। सब में करनी 5 करनी 5 करनी 5 करनी 5 करनी 5 करनी 5 दिख रहा है, तो हम 5 की घात 5 दिख रहा है, तो 5 की घात 5 को हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा, तीसरे पद में भी 1 बचेगा, चौथे पद में भी 1 बचेगा, पांचवें पद में भी 1, क्योंकि हम कॉमन जब लेते हैं तो भाई वहाँ पर कितने जग क्या बचे, ये मान लीजिए 5 की घात 5 पूरा का पूरा कॉमन निकाले तो इसकी जगह में 1 बचता है, क्योंकि उसके साथ 1 गुणे में है। ठीक है, अब ये हो जाएगा 5 की घात 5 और ये हो गया 5, इनको 1 धन 1 धन 1 धन इसको जोड़ेंगे 5, तो ये हो जाएगा करनी के अंदर 5 की घात 6। अब करनी हटाने के लिए हम इसको 5 की घात 3 की घात 2 फिर करनी लगा लेंगे, घात 2 से करनी कैंसिल, तो ये जाएगा 5 की घात 3, यानी इसका सही आंसर आएगा 5 की घात 3 सी नंबर का। ठीक है, चलिए अब इसी तरीके से अब हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज हमको PQRS लेना है, तो हम बना लेते हैं एक समांतर चतुर्भुज, है ना। एक समांतर चतुर्भुज हमने ले लिया PQRS। PQ बराबर 2x + 5 बोल दिया उन्होंने, RS बराबर 3x - 8 होगा, PS बराबर ये हो जाएगा y धन 5 होगा, और QR बराबर 2y - 25 है। तो हमको PQ रेशो QR यानी इन दोनों भुजा की माप का अनुपात हमको बताना है। तो स्टूडेंट समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा की लंबाई सेम होती है, तो इन दोनों को हम बराबर ले लेंगे, तो 3x - 8 = हो गया 2x + 5, तो 3x इसको धर लाएंगे -2x, x वाले पद को एक तरफ कर रहे हैं, 5 और -8 है तो ये +8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर 13। ठीक है, तो x बराबर 13 हुआ, तो चूंकि हमको PQ का मान चाहिए तो PQ में x बराबर 13 रखिए, तो 13 दूनी क्या हो गया 26, 26 और धन 5, 26 धन 5 करेंगे तो क्या जाएगा 31, यानी 31 अनुपात। तो स्टूडेंट ऑप्शन में यदि 31 अनुपात और भी कहीं दिया है कि नहीं दिया है, सबसे पहले नंबर में ही 31 अनुपात 35 दिया है, बाकी 31 कहीं भी पहले नंबर पे नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब है QR का मान भी 35 ही आएगा। सॉल्व करने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा हम यहाँ पर दिमाग लगाएंगे कि है ना, दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो हमको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इसका ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा, सही आ जाएगा। QR का मान भी आप जब निकालोगे तो वो कितना मिलेगा आपको 35 मिलेगा स्टूडेंट, तो आप करके देख सकते हैं। चलिए इसके बाद है 34 नंबर का क्वेश्चन है कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज में, फिर से समांतर चतुर्भुज की बात आ गई तो फिर से हम समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, है ना। समांतर चतुर्भुज ये हो गया, और समांतर चतुर्भुज उन्होंने क्या लिया है ABCD, कोण A बराबर 60 अंश, है ना। तो ये 60 अंश है,
तो अन्य कोण क्या हो गया, तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण सेम होते हैं, तो ये भी 60 अंश रहने वाला है। अब ये 120 हो गया, तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे, 120 120 के होने चाहिए, है ना। क्यों, क्योंकि चारों कोणों का योग 360 अंश होना चाहिए, और आमने सामने के कोण यहाँ पर जो लेंगे हम वही कोण यहाँ भी लेना पड़ेगा, क्योंकि ये भी आमने सामने के कोण है, तो ये भी बराबर रहेंगे। तो इसका मतलब है कि ये 60 अंश है, ये 60 अंश, ये 60 अंश तो दिया है, तो अन्य तीन कोण क्या क्या मिल गए हमको, 120 120 और 60, तभी इन सभी का योग क्या आएगा, 360 अंश। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 60 120 120, 60 120 120। ठीक है, चलिए अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 ये, ठीक है। चलिए, तो स्टूडेंट अब यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 35। रवि के पिता की आयु रवि की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। ठीक है, तो मान लेते हैं रवि की उम्र को x मानना है, तो रवि की उम्र हो गई x, और उनने बोला है कि पिता की आयु रवि की आयु के 3 गुना, तो इसमें 3 का गुणा कर दो, से 5 वर्ष अधिक, अधिक मतलब होता है जोड़ना पड़ेगा, 5 वर्ष अधिक मतलब धन 5 है, तो उसके पिता की उम्र किस प्रकार व्यक्त करेगी, तो वो हो जाएगी 3x धन 5। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है, ये सी में, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3x धन 5। ठीक है, चलिए अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 36। अब इसका जो मान बराबर होगा, तो आप इसका मान देख लीजिए, ये क्या है, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, तो जब भी ये होता है तो यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर धन y माइनस जेड वाई प्लस जेड, तो यहाँ भी फॉर्मूला लग गया, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर के बराबर धन ये हो जाएगा जेड माइनस एक्स जेड प्लस एक्स, तो यहाँ भी फॉर्मूला लग गया जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका मान निकालने के लिए देख लीजिए, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाला माइनस वाला कैंसिल कर देगा, माइनस वाई स्क्वायर से प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर क्या आ गया, 0। तो इसका है ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 0। ठीक है, चलिए अब 37वां नंबर का है, निम्नलिखित चित्रों में छोटे ब्लॉकों को मिलाकर बड़े ब्लॉक ए बी सी और डी का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो निर्माण किया गया है, तो अब हमको बताना क्या है कि इन ब्लॉकों में वह कौन सा ब्लॉक है जिसका आयतन अन्य तीनों से भिन्न है। तो इसका सिंपल सा दिख रहा है स्टूडेंट कि सभी दिख रहे हैं क्या, जिसमें हम देख रहे हैं कि ये इस ब्लॉक से को लेकर ही दिख रहे हैं, लेकिन ये जो बी नंबर का है ये थोड़ा अलग दिख रहा है, इसका मतलब है कि इसका आयतन अलग मिलने वाला है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्लॉक बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित आकृति है, तो स्टूडेंट ये आकृति को यदि हम देखेंगे तो ये आयताकार दिख रहा है, और आयताकार से फिर पिरामिड बना हुआ है ना, ये आयत दिख रहा है, देखिए आयताकार है और फिर वो पिरामिड की तरफ गया है, तो इसलिए इसका सही आंसर जो होगा वो होगा एक आयताकार पिरामिड, यानी ये आकृति का जो नाम होगा वो आयत से पिरामिड बना हुआ है, क्योंकि आयत बनाया गया है, देखिए स्टूडेंट, तो ये आयत से पिरामिड बना है, इसलिए इसको बोलेंगे हम ये एक आयताकार पिरामिड है। आकृति पहचानते आना चाहिए। चलिए अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 39। नीचे दिया गया पाई चार्ट टीवी पर विभिन्न प्रकार के चैनलों को देखने वालों की सूचना प्रदर्शित कर रहा है। अब स्टूडेंट ये सूचना प्रदर्शित कर रहा है कि भाई कुछ लोग सूचनात्मक देख रहे हैं टीवी पर, कुछ लोग समाचार देख रहे हैं, कुछ लोग मनोरंजन देख रहे हैं, कुछ लोग खेल देख रहे हैं। अब प्रश्न क्या कहता है, किस प्रकार के प्रोग्राम सबसे कम व्यक्तियों के द्वारा, यानी सबसे कम व्यक्तियों के द्वारा मतलब सबसे छोटा भाग कौन सा दिखाई दे रहा है इस पूरे पाई चार्ट में, तो ये वाला भाग दिखाई दे रहा है सबसे छोटा, जो काय का है सूचनात्मक। तो इसका मतलब है कि ये सूचनात्मक भाग है, या ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा कि सबसे कम व्यक्तियों के द्वारा देखे जाने वाला प्रोग्राम वो है सूचनात्मक। ठीक है, और ये होता भी है, वैसे सूचना वाली चीज लोग कम ही देखते हैं ना, दूसरी चीजों में ज्यादा ध्यान रहता है। चलिए अपन आते हैं फिर प्रश्न में। तो क्वेश्चन नंबर 40 है हमारे पास, किसी दंड आलेख के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। चलिए हम देख लेते हैं। पहला बोल रहा है एक दंड आलेख में दंडों की चौड़ाई असमान, बिल्कुल गलत बात है, ये हो ही नहीं सकता, है ना, समान रहना चाहिए, जबकि तो ये असमान बोल दिया, मतलब ये नहीं हो सकता, ये सत्य नहीं है। एक दंड आलेख में दो क्रमागत दंडों के बीच की दूरी असमान, ये बात भी इन्होंने गलत बोल दिया। एक दंड आलेख में प्रत्येक दंड संख्यात्मक आंकड़ों में से एक ही मान निरूपित करते हैं, ये बात भी गलत हो गया, क्योंकि तो अलग अलग मान निरूपित करते हैं आंकड़ों के। अब बचा डी, तो यही सही होना चाहिए, फिर भी अपन पढ़ के देख ही लेते हैं इसको कि एक दंड आलेख में समान चौड़ाई के दंड ऊर्ध्वाधर ही खींचे जाते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब है कि इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरे क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी का सॉल्यूशन आपको समझ में आ गए होगा।
और उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आपको ये इस वीडियो के माध्यम से पूरे 40 क्वेश्चन, 21 से लेकर 40 क्वेश्चन अच्छे से बन जाएंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके से मैथमेटिक्स के और एजुकेशन यानी पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो हम लाते रहेंगे। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।